मैं जब जर्मनी में आया था तो मुझे भी ये लगता था कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो 3000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक कमाता है। मैं भी आप लोगों की तरह जो है वो कन्वर्जन रेट देखता था कि कितने बन जाएँगे, कितने जो है वो अगर चले भी गए, तो कितने मेरे पास बाकी बच सकते हैं। लेकिन रियलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊँगा कि सैलरी एक्चुअली किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और मैंने जर्मनी में रहते हुए क्या चीज़ देखी। सबसे पहले बात आती है एक्सपेक्टेशन और वर्सेस रियलिटी की कि आप लोग क्या सोचते हैं, रियलिटी क्या है। अगर आप लोग ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आए हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं या आप चांसन कार्टे पे आए हैं, तो क्या सोच के हैं कि कितनी सैलरी आपकी लगेगी। डेफिनेटली जो ऑसबिल्डिंग पे आता है उसको पता होता है कि इतनी सैलरी होगी, लेकिन टैक्स डिडक्शन के बाद या रेंट पे करने के बाद क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बहुत सारी सैलरी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आपके रेंट, जो टैक्सेस हैं, जो खाना पीना है, उस पे जो है वो निकल जाता है। ये एक्चुअली रियलिटी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 3000 यूरो होगी, तो ये याद रहे कि उसमें जो भी टैक्स क्लास होगी आपकी, उस हिसाब से जो है वो डिडक्शन होगी। आप कितने बड़े जो है वो घर पे रह रहे हैं, रूम है एक, शेयरिंग में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। उसके बाद आप ये सोच सकते हैं जी कि कितने पैसे जो हैं वो बचेंगे। इसके बाद जो आता है कि सैलरी किस चीज पर डिपेंड करती है। एक्चुअली एक्सपीरियंस चाहिए, आपको लैंग्वेज चाहिए, सिटी पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री किस में जॉब कर रहे हैं और क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी की अच्छी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी किसी कंपनी में जो है वो ज्यादा स्टार्ट होगी। इट मीन्स कि एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। आपकी जर्मन लैंग्वेज मैटर करती है। अगर आप लैंग्वेज के साथ किसी कंपनी में जो है वो जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रमोशन मिलेगी। आप हर साल जो है वो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। सिटीज़ पे डिपेंड करता है। सिटीज़ पे क्यों डिपेंड करता है कि अगर आप बिग सिटी में रह रहे हैं तो आपका रेंट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे जो फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है, म्यूनख है, हम्बर्ग है, इसके अलावा जो और सिटी हैं, डुसलडॉर्फ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एज सच मुझे लगता है कि डुसलडॉर्फ जो है वो बाकी सिटीज की निस्बत जो है वो फिर भी दूसरे सिटीज की निस्बत फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं डुसलडॉर्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रहते हुए कि रेंट जो है वो आप ये नहीं है कि आपकी सैलरी जो है वो 3000 है या 3500 यूरो है और आप 1200 यूरो 1400 यूरो जो है वो आप सिर्फ रेंट पे कर रहे हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये ब्रोटो सैलरी है, ग्रोस सैलरी, उसके बाद नेट सैलरी आपकी टैक्स क्लास जो भी होगी उसको डिटेक्शन करने के बाद आपके अकाउंट में आएगी और आपको सैलरी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं जी कि 2200 यूरो, 2400 यूरो, 2600 यूरो और उसमें से 1200 यूरो जो है वो आपने रेंट दे दिया है। फिर आपके पास गाड़ी है, उसका टैक्स देना है, उसकी इंश्योरेंस पे करनी है, उसमें जो है वो पेट्रोल भी डलवाना है, उसकी रिपेयरिंग भी आ सकती है। इसके अलावा खाने पीने के खर्चे हैं, आपने आउटिंग पे भी जाना है, आपने दोस्तों के साथ बाहर जो है वो इंजॉय भी करना है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है कि बचत कितनी होगी, सैलरी कितनी मिल रही है। ये सारी चीजें जो है वो काउंट होती हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में जो है वो आप काम कर रहे हैं, अगर आप मेटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप बायरन में काम कर रहे हैं, सूबा जो बायरन है वहां पे जो है वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन वहां पे जो है वो अकोमोडेशन बहुत महंगी हैं, वहां पे ये वाले खर्चे जो हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में, किस इंडस्ट्री में, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन चीजों पे जो है वो डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑसबिल्डिंग के बाद जो सैलरी आप सोच रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ऑसबिल्डिंग सर्च कर रहे हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो पता नहीं किस कहाँ से स्टार्ट होगी, या ये फलां ऑस बिल्डिंग जो है वो इसमें सबसे ज्यादा सैलरी है तो हमने ये वाली ऑस बिल्डिंग करनी है। देखें, जब भी आप ऑस बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप एज ए फ्रेशर जो है वो मार्केट में काम करते हैं। यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो कभी ये नहीं कहती कि जी हम आपको जो है वो ऑस बिल्डिंग के बाद यहाँ पे लेंगे।
ये कभी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाता कि जब भी आपकी हाउस बिल्डिंग होगी उसी कंपनी में जो है वो 100% आपकी जॉब हो जाएगी। ये कभी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिखा जाता। ये डिपेंड करता है आपकी कारकर्दगी पे कि आप जो हाउस बिल्डिंग के दौरान आप पंक्चुअल थे, आप मेहनत से काम कर रहे थे, लैंग्वेज सीख रहे थे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इन द एंड एग्ज़ाम पास करने पे आप फ्रेशर हैं, आप उसी कंपनी में जो है वो जॉब स्टार्ट करेंगे, तो आपकी सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ कि जी आप लॉजिस्टिक में जो है वो जॉब कर रहे हैं, आपने हाउस बिल्डिंग की है और आप उसी में जो है वो जॉब स्टार्ट करेंगे, आपकी सैलरी जो है वो 3,400 या 3,500 यूरो से जो है वो स्टार्ट होगी और ये ग्रोस सैलरी है। इसके बाद टैक्स डिडक्शन होगी। डेफिनेटली आपकी टैक्स क्लास जो है वो 1 होगी क्योंकि आप अकेले होंगे, हाउस बिल्डिंग पे आप फैमिली नहीं बुला सकते। इवन देन कि आप की फैमिली है, आपके बच्चे हैं, लेकिन वो अपने कंट्री में जब तक वो यहाँ पे नहीं आएँगे उस वक़्त तक जो है वो आप अपनी टैक्स क्लास चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो दूसरी हाउस बिल्डिंग है, कुक की होगी या इलेक्ट्रीशियन की हो गई, सारी हाउस बिल्डिंग में सैलरी तकरीबन 100 यूरो ऊपर या नीचे इसी तरह जो है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं अपना जो है वो एक्सपीरियंस बताऊँ कि जब मैंने हाउस बिल्डिंग ख़त्म की तो उस वक़्त जो है वो सैलरी 2,400 यूरो से जो है वो स्टार्ट हुई थी और मुझे जो नेट सैलरी मिलती थी डिडक्शन करने के बाद वो 1,700 और 90 यूरो या इस तरह करके कुछ था। जैसे-जैसे जो है वो प्रमोशन होती गई, हर साल जो है वो 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो तक भी जो है वो मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई। जैसे-जैसे मैं लैंग्वेज इम्प्रूव की, मास्टर्स किया, उसके बाद जो है वो सैलरी इम्प्रूव हुई। ऑफ़िस में चला गया तो उसके बाद जो है वो काम थोड़ा-सा ईज़ी हो गया, फ़िज़िकल वर्क जो है वो कम हो गया, उससे भी जो है वो सैलरी इंक्रीज़ हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी सैलरी बढ़ने पे या आपकी प्रमोशंस पे। आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह जो है वो आप कंपनी में एडजस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एक और मैंने पॉइंट नोट किया यहाँ पे, ओवरटाइम और बोनसेस। बहुत सारी कंपनी जो है वो ओवरटाइम नहीं देती। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको क्रिसमस का बोनस नहीं देती। हमारी कंपनी जो है, मैं अपनी अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो यहाँ पे जो है वो पहले ना तो ओवरटाइम देते थे, ना ही जो है वो जो उर्लॉब होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, उनके पैसे थे और ना ही जो है वो कोई बोनस वगैरह था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इतने साल हो गए, फिर सबसे पहले जो है वो ये ओवरटाइम के पैसे जो हैं वो स्टार्ट हुए, लेकिन वो भी एक लिमिट थी कि आफ्टर 3 मंथ जो है वो मिलते थे अगर आपका ओवरटाइम उस वक़्त तक रहता है। फिर ओवरटाइम के पैसे जो है वो ख़त्म हो गए, छुट्टियों के पैसे जो हैं वो मिलने शुरू हो गए। आप उर्लॉप पे जाते हैं, उसकी सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो है वो हर पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे भी जो हैं वो मिलेंगे। फिर हुआ ये कि जी क्रिसमस के पैसे जो है वो पहले नहीं मिलते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गुडशाइन होते हैं हमारे यहाँ पे जर्मनी में, कंपनी गुडशाइन जो है वो देना शुरू हो गई कि हम ऑनलाइन जो है वो चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन फिर अब जो है अब हमारे कंपनी में उर्लॉप के पैसे भी मिलते हैं, इसके अलावा क्रिसमस का बोनस भी जो है वो मिलता है। आहिस्ता-आहिस्ता कंपनीज़ जो हैं वो दूसरे वर्कर्स को इंटरैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए सॉरी वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करनी स्टार्ट हुई हैं और यही चीज़ें जो हैं वो हमारी कंपनी में स्टार्ट हुई हैं। बिगेस्ट मिस्टेक मैंने लिखा है यहाँ पे, जो लोग करते हैं वो सिर्फ सैलरी देख के जो है वो या तो जॉब ढूंढते हैं या हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली ये आपका हक है कि आप ये सोच सकते हैं, लेकिन रियलिटी टोटली डिफरेंट है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने मैकाट्रॉनिक्स की हाउस बिल्डिंग के बारे में सोचा है या आप कोई व्हाइट कॉलर जॉब या मैनेजर की पोस्ट पे थे और आप यहाँ पे आके भी उसी मैनेजर की पोस्ट को जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या मैकाट्रॉनिक्स की हाउस बिल्डिंग आपको मिल जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग चांस एंड कार्टे पे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए मिनी जॉब से स्टार्ट करें ताकि वो एक दफ़ा किसी जगह पे एंटर तो हों। जो हाउस बिल्डिंग पे लोग आना चाहते हैं, वो कोशिश करें कि जो ईज़ी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, उस पे आएँ। सबसे पहले वो यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे रहते हुए बहुत सारी दूसरी हाउस बिल्डिंग जो है वो देख सकते हैं, उनमें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए, सैलरी नहीं देखनी चाहिए। यहाँ पे रहते हुए पैसे जो है वो आप कमा लेते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो
€3000 जो है वो सैलरी है उसकी, उसको जो है वो €2000 नेटो उसके अकाउंट में आ रहा है, तो वो एक साथ में मिनी जॉब कर सकता है। उसका जो रेंट है, वो मिनी जॉब से निकल जाता है। सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो आपके रेंट पे खर्च होते हैं यहाँ पे जर्मनी में। कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो मूव करें। अगर आप चांसन कार्टे पे हैं, तो मिनी जॉब से स्टार्ट करें। अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं, तो कोशिश करें कि जो जिस कंपनी में भी आप आए हैं वहाँ पे एडजस्ट हों। सबसे पहले अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करें, उसके बाद जो है वो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, या और चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि एक कंपनी में रहते हुए, काम करते हुए प्रमोशंस जो हैं वो कैसे होती हैं। मैंने क्या देखा है या मेरी प्रमोशन जो है वो किस तरह हुई, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं, ये कौन-कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आप ये कंसीडर हो सकते हैं कि आपको कंपनी में प्रमोट किया जाए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।